हर एक जेई एस्पिरेंट कुछ ऐसे मेथड्स की तलाश में रहता है जो उसकी टफ प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं। और आज की वीडियो में तुम दो ऐसे यूनिक मेथड देखने वाले हो जो आज तक तुमने कहीं भी नहीं देखे होंगे। और ना कि बस दो मेथड, तुम एक्चुअली ये भी सीखोगे कि उन मेथड्स को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम जहाँ पर अपन उन दोनों को अप्लाई करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझने का ट्राई करो एंड लेट मी नो कि तुम्हारा पहला थॉट क्या आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो अब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक इन्फिनिट लार्ज प्लेट है, बेसिकली मेटालिक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, एंड उसके डी डिस्टेंस पर अपन ने पॉइंट चार्ज रखा है क्यू, और अपन ने उस पॉइंट चार्ज को वहां से रिलीज कर दिया है। तो क्वेश्चन हमसे टाइम पूछ रहा है कि इस पॉइंट चार्ज को लगेगा इस मेटालिक प्लेट तक आने में। अब आई गेस काफी लोगों ने ये सेटअप पहले ही देखा होगा जहां पर अपन को इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो इस मेटालिक प्लेट से फोर्स लग रहा था उसे कैलकुलेट करना होता है। बट टाइम कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज है। ऑल राइट, सो ऐसे केस में सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यार इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगा क्यों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर हमें मेटालिक प्लेट जो है कंडक्टर है, और अपन को पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर वो किसी सर्किट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर बिकॉज वो फ्री है, तो यहाँ पर अपन को पता है कि इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। बट यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यों दिया हुआ है, तो वी नो कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस कंडक्टर पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ सकती है कि जिस तरीके से। तो कैसे इसको जीरो कर सकते हैं, तो बिकॉज मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इस मेटल के अंदर जो एक्सटर्नल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक तरीके से कंपेंसेट हो जाएगी। एंड इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि विद इन दिस कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जो मूवमेंट शो करा है वो इस तरीके से करता है कि मेटल का जो टॉप सरफेस है वहां पर सर्टेन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, एंड जैसे ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज क्यू के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, राइट। बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गॉट इट। तो फिर अपन को पहले तो ये फोर्स को एनालाइज करना होगा, एंड जैसे ही हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है तो सिंपली अपन इस फोर्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहां से शायद अपन के पास टाइम का कोई आइडिया निकल कर आ जाए। गॉट इट। तो ये हमारी कुछ ट्रेजेक्ट्री रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार अपन फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। नाउ फोर्स, जिस मेथड 1 की मैं बात कर रहा था कि ऐसे केस में जो फोर्स निकालने का मेथड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड है, हम उसे कहते हैं मेथड्स ऑफ इमेजेस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर देता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे सिलेबस में ना इसका प्रॉपर डेफिनेशन या फिर एक प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि इसको कैसे हम शो कर सकते हैं। तो पहले मैं मेथड बताता हूँ क्या है। तो अपन क्या करेंगे, इस कंडक्टर को भूल जाएंगे और इस पॉइंट चार्ज को रिमेंबर करेंगे जो डी डिस्टेंस पर है इस प्लेन से। ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये एक प्लेन है जहाँ पर कंडक्टर अब नहीं है और हमारे पास सिर्फ पॉइंट चार्ज है। बिकॉज वो डी डिस्टेंस पर है तो अपन क्या करेंगे, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट चार्ज की एक इमेज लेंगे। तो जैसे अपन ने इमेज ली यहाँ पर, सपोज ये मेरी इमेज हो गई। एक प्लेन मिरर के करस्पॉन्डिंग इमेज कैसे लेते हैं वो लिए अपन ने। अब बिकॉज हमारा पॉइंट चार्ज अगर प्लस क्यू था तो इमेज एक्चुअली माइनस क्यू के साथ रहेंगे अपन, और डिस्टेंस अगेन प्लेन मिरर है तो डी डिस्टेंस ही रहेगा। अब अपन चेक करेंगे कि इस माइनस क्यू की वजह से इस क्यू के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, एंड डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इनवर्ड्स। अब बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लस क्यू पर भी कोई फोर्स लगेगा ना, और जो इनवर्ड्स जाएगा तो अपन फोर्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज जस्ट वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन। अब खतरनाक बात क्या है कि यार ये जो अपन ने पॉइंट चार्ज को अज्यूम करके फोर्स निकाला है ना, दिस इज एग्जैक्टली द फोर्स जो हमारा कंडक्टिंग प्लेट इसके ऊपर लगाएगा। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स और फिजिक्स। तो हमें बिकॉज फोर्स निकालना था इस कंडक्टर प्लेट की वजह से कितना होगा, वो फोर्स अपन ने मेथड्स ऑफ इमेज का यूज करके निकाल लिया, एंड दिस इज द फोर्स वैल्यू। गॉट इट। अब थोड़ा सा इस पे जाते हैं कि यार ये एक्सप्रेशन अपन ने कैसे लिखा, ये समझते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं तुमसे गॉस लॉ बोलता हूँ तो व्हाट इज द गॉस लॉ। अगर अपन गॉस लॉ को एक्सप्रेस करें तो कुछ इस तरीके से होता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसको थोड़ा सा अपन और ज़्यादा फंडामेंटल ब्रेक करते हैं। सपोज दिस इज ई डॉट डी एस अगेन, दैट इज इक्वल टू रो इंटू डी वॉल्यूम, राइट।
बिकॉज मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा चार्ज होता है दैट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जो भी मेरी एलिमेंट्री वॉल्यूम है उस पूरे का इंटीग्रेशन. सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस नाउ. बट अब खतरनाक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो डी एस है दिस इज माई एरिया वेक्टर, राइट. एक एलिमेंट्री एरिया है एंड दिस इज माई एलिमेंट्री वॉल्यूम. तो हम उन दोनों को अभी कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज हमें दोनों साइड वॉल्यूम एक्सप्रेशन चाहिए टू कंपेयर. अब वो कैसे आता है? तो बेसिकली वो आता है बाय यूजिंग अ डाइवर्जेंस थ्योरम जिस पर मैं अभी नहीं जा रहा. तुम इसको ब्रेक करते हो एज डेल्टा डॉट ई डी टाउ इंटीग्रेशन. अगेन दिस इज डी नॉट डी टाउ डी वॉल्यूम. अब ये क्या चीज़ है? दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि डेल जो होता है मेरा इसको अपन डेल ऑपरेटर बोल देते हैं. दिस इज एक्सप्रेस्ड एज दिस एक्सप्रेशन. ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है. फिर इन दोनों का एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट कर दिया डेल डॉट ई. तो डेल डॉट ई क्या हो जाएगा? दिस इज जस्ट दिस एक्सप्रेशन. ज़्यादा मत सोचना, सिर्फ देख लो एक बार सो दैट तुम्हें थोड़ा सा और आइडिया लगे कि यार ये अपन कैसे अप्लाई कर पाते हैं. तो यार अब हमारे पास गॉस थ्योरम का क्या फॉर्म आ गया उस पर सोचो एक बार. दिस इज डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म. ऐसा तुमने ज़रूर देखा होगा कि कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन गॉस थ्योरम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लगा देते हैं. दिस इज दैट. ऑलराइट, अब एक बार अपन जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन पर. जो हम बेसिकली पोटेंशियल डिफाइन करते हैं एज वी ए माइनस वी बी. दिस कैन बी रिटन एज दिस एक्सप्रेशन, राइट. ई डॉट डी एल को इंटीग्रेट कर दो बेसिकली बी से ए पॉइंट के विद माइनस साइन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसका अगर अपन रिवर्स करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि सपोज अगर 1D इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरा जो ई एक्स होगा मैं बोल सकता हूँ इसको एज डी वी ओवर डी एक्स माइनस साइन के साथ, राइट. ऐसे अपन डिफाइन करते हैं 1D इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली एक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में माइनस बाहर डेल वी ओवर डेल एक्स अगेन आई कैप डायरेक्शन में. दिस इज दिस वाई कैप दैट कैप, राइट. अब इस पर्टिकुलर बड़े फॉर्म को अपन कैसे अगेन एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग डेल वेक्टर एज दिस एक्सप्रेशन. अब अपन क्या करते हैं, जो अपन ने गॉस थ्योरम लिखी थी वहाँ पर इसको इनपुट कर दो. तो फाइनली जो मेरा जो मेन पॉइंट था वो था कि तुम्हें एक इक्वेशन की तरफ ले जाना जो कुछ ऐसे दिखती है और इसको अपन कहते हैं पॉइजो इक्वेशन. कुछ इस तरीके से नाम है, आई थिंक पॉइजो इक्वेशन. ऑलराइट, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. बेसिकली ये तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही होगी और ये सेकंड ऑर्डर है बिकॉज अगर तुम डेल स्क्वायर करोगे तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा. अब एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली v का फंक्शन निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए होगा? हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी बट हमें 2 कंडीशन भी चाहिए होगी. इसको तुम ऐसे फेमिलियर कर सकते हो कि जैसे अपन एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं तो माई एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डी वी ओवर डी टी, राइट. और फिर इसको अगर हम फर्दर मोर डिफरेंशिएट करें तो कुछ इस तरीके से बन जाता है डी टू एक्स ओवर डी टी टू, राइट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक्सेलरेशन सपोज 0 है, ये सॉर्ट ऑफ इससे सिमिलर इक्वेशन है. ये अगर मैं 0 बोलता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आती है. इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर तुम इसका आंसर निकालोगे तो क्या आएगा? माई एक्स इज इक्वल्स टू वी टी प्लस सी, राइट. अब यहाँ पर तुम्हें v नहीं पता क्या है, तुम्हें नहीं पता c क्या है. ये अपन कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग 2 कंडीशंस कि यार मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन x एट t इक्वल टू 0 क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन बता दो v एट t इक्वल टू 0 क्या है. इन दोनों कंडीशन का यूज करके मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ. ऑलराइट, सो इसे अपन कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, जिनको यूज करके एटलीस्ट 2 बाउंड्री कंडीशन है हम इस पोटेंशियल को निकाल सकते हैं. अब आता है द अल्टीमेट की खतरनाक चीज. देखो क्या है यहाँ पर आने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सपोज मेरी एक बाउंड्री कंडीशन है x और एक बाउंड्री कंडीशन है y. अगर मेरे पास ये 2 बाउंड्री कंडीशन है और मेरे पास ये इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है मुझे, तो मुझे पता है ना इसका एक सोल्यूशन आएगा v. सपोज उसको अपन v1 बोल देते हैं. चलो, क्या इसी कंडीशन का यूज करके v2 भी आ सकता है? एंड दैट इज नॉट द केस. अगर v1 जो है हमारा सोल्यूशन वो ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और अगेन वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो यूनिक ही होना चाहिए. कोई और सोल्यूशन नहीं आ सकता जो सेम बाउंड्री को और सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दिस इज कॉल्ड द यूनिकनेस थ्योरम, जो बेसिकली हमारे पोटेंशियल के यूनिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर वो एक सर्टेन बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है. अब यहाँ पर जो अपन ने मेथड ऑफ चार्जेस यूज किए ना, अपन ने इसके अंदर एक्चुअली यही अप्लाई किया है. मैं तुम्हें थोड़ा सा रिलेट करवाता हूँ. अब बेसिकली तुम्हारे पास सिनेरियो क्या था कि एक ऐसे लार्ज प्लेट है,
यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा है और वो हमारा डी डिस्टेंस पर है, राइट। तो तुम्हारे पास क्या बाउंड्री कंडीशन थी उस पर सोचना है एक बार। ये जो मेटल प्लेट है ये ज़्यादातर ग्राउंडेड रहती है, तो तुम्हें पता था कि v एट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू 0। पहली बाउंड्री कंडीशन ये है। एंड जो चार्जेस हैं वो सिर्फ डी डिस्टेंस पर है, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू d, ये हमारा q के बराबर है। गॉट इट। तो तुम्हारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो इनका जो सोल्यूशन निकल कर आएगा पोटेंशियल एट किसी भी पॉइंट पर वो सपोज V1 है। तो अब अगर तुमने किसी और मेथड का यूज करके सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक और पोटेंशियल निकाल दिया तो उसको V1 के बराबर ही होना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर प्लेट नहीं है और यहाँ पर एक माइनस क्यू है और वो अगर इन्हीं कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है तो इससे जो पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम होगी जो हमारी V1 है। और यहाँ से हमने बोल दिया कि यार मेथड ऑफ इमेज में ये होता है कि इसको भूल जाओ, माइनस क्यू कंसिडर कर लो और जो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रही होगी वही एक्चुअली मेटल प्लेट भी लगा रही होगी। बट इसका जो कहानी है, जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से आया तुम्हें समझ में आ गया ना, यूनिकनेस से आया कि यार इस कंडीशन इस पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कर रहा है कोई भी सोल्यूशन तो वो बेसिकली सेम ही होगा जो मेटल प्लेट से अपन को निकल कर आ रहा है। अब डेफिनेटली तुम भी कुछ अपना इन्वेंट कर सकते हो, बट तुम चेक करोगे कि कुछ भी अलग तरीके से अगर ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसकी वैल्यू V1 ही आएगी जो बेसिकली माइनस क्यू की वजह से आई थी। गॉट इट। तो दिस इज द बैकग्राउंड एंड द बिहाइंड द सीन ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस। आई गेस थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, बिकॉज अब जेई एडवांस में अगर कोई सवाल आता है थोड़ा सा ट्विक कर दिया इस चीज़ को, तो मैं ये हमेशा याद रखना है कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमारा कोई भी मेथड है और V1 जो है वो यूनिक आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम अगेन कि यहाँ पर अपन ने फोर्स तो निकाल लिया बट हमसे पूछा है टाइम। तो टाइम अपन कैसे निकाल सकते हैं? अब इसके लिए अपन एक बहुत ही सेकेंड जो बहुत ही यूनिक तरीका है इसको सॉल्व करने का वो अप्लाई करेंगे। बिकॉज यहाँ तुम देखोगे कि यार जो इस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा, सपोज ये मेरी प्लेट है, दिस इज डिस्टेंस x, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज जस्ट दिस एक्सप्रेशन। अब अगर अपन इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि दिस इज माई मास इंटू एक्सलरेशन एंड एक्सलेशन को अपन क्या बोल सकते हैं एज v/dv ओवर dx, राइट। सेम वेरिएबल्स में ये ट्राई करूंगा तो यहाँ से तुम dx को ले जाओगे, इधर dx आ जाएगा, इधर v रहेगा, उसके बाद तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे पूरा। बट जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा कुछ 1/x के फॉर्म में, और यहाँ पर जब तुम लिमिट रखाओगे ना यार तो वो देखना क्या हो जाएगी। सपोज इनिशियल x मेरा d था और जब मेरा जो पॉइंट चार्ज है वो मेटल प्लेट की तरफ पहुँच चुका है तब मेरा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ना वो डाई आउट कर रहा है, तो यहाँ से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कोई और तरीका देखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, अब अपन आते हैं सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड की तरफ। यार अगर अपन इस फोर्स के एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान देते हैं ना, बेसिकली ये कुछ इस तरीके से है, राइट। जो फोर्स है वो सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद स्क्वायर टर्म। तो तुमने ऐसा जो एक्सप्रेशन है कहाँ और देखा है? दिस इज सिमिलर टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पर फोर्स किस फॉर्म में लग रही होती है, कुछ इस तरीके से, राइट। और जब ऐसा फोर्स लग रहा होता है और हमारा जो प्लैनेट है उसको अपन फ्री फॉल करवा देते हैं तो वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, और अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ इसका जो हमारा टाइम पीरियड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मेरा a⁻³ और यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है, दिस इज माई लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, राइट। तो अपन एक्चुअली इस केपलर्स लॉ को यहाँ यूज करने वाले हैं, बिकॉज तुम्हें लग रहा होगा ये इलिप्ट नहीं है बट एक्चुअली ये इलिप्स की तरह ही है कि यार हमारा जो पॉइंट चार्ज इधर था, दिस इज सपोज माई सेकेंड एक्सट्रीमम पॉइंट, तो रैदर देन गोइंग इन दिस डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो सॉर्ट ऑफ बहुत ही एक पतले इलिप्स पे मूव कर रहा है एज अ स्ट्रेट लाइन की तरह, राइट। बिकॉज अगर तुम एक इलिप्स को बहुत ज़्यादा बेंड कर दो, तुम फ्लैट कर दो तो सॉर्ट ऑफ एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। तो एक्चुअली इसको यहाँ से आने में जो टाइम लगेगा दिस इज जस्ट मेरा केपलर्स लॉ से t/2 टाइम, सॉर्ट ऑफ आधा इलिप्स ही कवर कर पाया। तो अब अगर मैं t निकाल लूँ तो दिस विल बी माई t0 जो मुझे कैलकुलेट करना था। ऑल राइट, और t अपन कैसे निकाल सकते हैं? अगेन अपन को पता है कि t जो होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है और t की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ये अगर किसी को नहीं पता तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम इसको रिवाइज भी कर सकते थे। बट अगेन जो इसका यूनिकनेस है, जो अपन ने इसको रिलेट किया ग्रेविटेशन से और टेम्पलर्स लॉ से, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा काम का है। तो जैसे अपन ने t की वैल्यू निकाली
बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपन को नहीं पता जी क्या है, अपन को नहीं पता कैपिटल एम क्या है। दिस इज माई मास ऑफ प्लैनेट जिस पे जो फोर्स लगा रहा है। तो करस्पॉन्डेंस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं यार ये सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला ना मुझे इक्विवेलेंट करने हैं। सो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, दिस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम जो हमारा फोर्स लगा रहा है उसका मास होगा, इनटू स्मॉल एम जो हमारा प्लैनेट है, अपॉन सॉर्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स बेसिकली मेरा डिस्टेंस है प्लैनेट का और जो भी हमारा फोर्स लगा रहा है उसके बीच में। तो सॉर्ट ऑफ जीएम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर वो चेक कर लो, दैट इज जस्ट दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, सो अगर हमारे पास जीएम इसके बराबर है, सो फाइनली हम जीएम की जगह एक्चुअली इस वाले एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी देन, सॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड की वैल्यू एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ए क्या है, दिस इज माई लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर तुम यहाँ पर मेजर एक्सिस की लेंथ देखते हो तो वो बेसिकली इसके बराबर थी, दैट इज आर डी। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, तो ए इज इक्वल्स टू डी बाई टू, सॉर्ट ऑफ हाफ हो जाती है इसकी। यहाँ पर ए अपन कैसे पुट कर सकते हैं, एस डी बाई टू। ऑलराइट, उसका क्यूब था तो दिस इज डी क्यूब, दिस इज 8। इसको सॉल्व करोगे एंड अगेन इस पूरे को डिवाइड कर दोगे 1/2 से, बिकॉज अपन को तो टी नॉट निकालना है जो हाफ टाइम पीरियड है सॉर्ट ऑफ। सो तुम्हारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो देख रहे हो मतलब सवाल क्यों इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल में जो जानने को मिला अपन को मेथड ऑफ इमेजेस, जो काफ़ी काम का होता है और तुम बहुत जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे सवाल तुम ज़रूर देखोगे जहाँ पर अपन इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन जो उसका बैकग्राउंड था वो डेफिनेटली तुम्हारे काम का नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट मैंने शो किया सो दैट तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे कि यार ये एक्चुअली अप्लाई हो कैसे जाता है। ये जो मैजिक है कि यार प्लेट हटा दो और माइनस क्यों ले आओ, ये अप्लाई होता कैसे है। उसके बाद जो अपन ने यहाँ पर यूज़ किया कि केपलर्स लॉ को एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करके सॉल्व करा, वो बहुत यूनिक था एंड दिस इज़ एक्चुअली यूजफुल, जो अपन हो सकता है और सवालों में भी अप्लाई करें। ऑलराइट, आई गेस काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी और एक इंटरेस्ट जो है मैथ्स और फिजिक्स के प्रति वो तुम्हारा ज़रूर इंक्रीज़ हुआ होगा। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।